Good morning, students. Welcome in गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। मैं प्रमोद कुमार +2 जिला स्कूल गया गणित के शिक्षक। आज 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैं विर्त चैप्टर को लेकर के आया हूं। 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों जो मूल रूप से अभी मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देंगे, उनके लिए विशेष चर्चा करेंगे। और ये जो तैयार किए हैं हम, वो उनके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए भी, जैसे पॉलिटेक्निक परीक्षा हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सारे परीक्षाओं में भी विर्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम विर्त के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यदि विर्त के संबंध में हर बातों के बारे में बढ़िया से हम समझ जाते हैं तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी प्रश्न रहेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा में हो, सारे प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं विर्त के बारे में। आज हम विर्त के बारे में क्या क्या जानेंगे। पहले विर्त के बारे में जानेंगे कि विर्त है क्या, किसे कहते हैं। उसके बाद विर्त में त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, विर्त का परिधि क्या होता है और विर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे जब बढ़ेंगे तो उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विर्त के बारे में कि विर्त क्या है, विर्त किसे कहेंगे। तो बच्चे, जैसा कि विर्त के बारे में हम जानते हैं, परिभाषा यहाँ बताया गया है। भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न तरह से परिभाषा को, विर्त के परिभाषा को बताया गया है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ विर्त कहलाता है और यह निश्चित बिंदु विर्त का केंद्र कहलाता है। और केंद्र और विर्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी विर्त की त्रिज्या कहलाती है। विर्त एक साधारण बंद वक्र होता है जो समतल को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है। यह आंतरिक और एक बाहरी, एक आंतरिक और एक बाहरी। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम दिखाए हैं चित्र के रूप में, तो ये एक हमारा विर्त है। यदि एक छोटा विर्त भी यहाँ बना हुआ है तो इसमें बीच का जो बिंदु है वो विर्त का केंद्र बिंदु, और ये चारों तरफ का घेरा जो हो गया हमारा पूरा क्षेत्र, घेरने के बाद पूरा जो क्षेत्र हो गया वो विर्त के अंतर्गत आएगा। विर्त को और भी दूसरी तरह से यहाँ पर बताया गया कि विर्त एक बंद समतलीय आकृति होती है। ये बंद है चारों तरफ से, जब तक बंद नहीं रहेगा, जरा सा भी कहीं पर एक भाग खुला रहेगा तो हम उसको विर्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बंद समतलीय आकृति है, समतल पर आधारित है, और जिसके मध्य में एक बिंदु होता है। इसी मध्य बिंदु को विर्त का केंद्र कहते हैं। यहां पर आप दिख रहा होगा बीच में एक बिंदु जैसा, इस बिंदु को ही हम विर्त का केंद्र कहेंगे। और विर्त इसी केंद्र बिंदु के चारों ओर वक्र रेखा से घिरा होता है। ये चारों तरफ जो हमारा ये रेखा दिख रहा है, घिरा हुआ वक्र रेखा, ये वक्र रेखा चारों तरफ घिरा हुआ है। और इस चारों तरफ जो घिरा हुआ वक्र रेखा है, इसको विर्त का परिधि कहते हैं। तो हम विर्त किसको कहते हैं? क्या ये चारों तरफ का जो घेरा है इसको विर्त कहते हैं? नहीं, इसको तो परिधि कहते हैं। तो विर्त क्या हुआ? विर्त ये पूरा भाग को हम विर्त कहते हैं। और कभी कभी भूलवश विद्यार्थी, जैसे बैंगल, चूड़ी वगैरह रहता है, उसको विर्त कहते हैं। तो विर्त नहीं है, उसको विर्त नहीं कहेंगे। ये समतलीय सतह, समतल पर हम उकेरते इस तरह से लाइन खींचते हैं, उस पर बनाई गई आकृति ये विर्त कहलाता है। और वक्र रेखा जो ये चारों तरफ का घेरा है, इसको परिधि, इसकी पूरी जो लंबाई होगा यहां से यहां तक, ये पूरा एक चक्कर घूमने पर ये इसका विर्त का परिधि कहलाता है। और विर्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को विर्त की त्रिज्या, यानी ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगा इसको हम विर्त का त्रिज्या कहेंगे। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताते हैं विर्त के बारे में। यदि हमने जैसा कि अभी बताया कि एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु से बराबर दूरी, मान लिया यहां से यहां तक एक निश्चित दूरी निर्धारित कर दिए, और इसी बराबर दूरी पर इस वृत्त के एक केंद्र हो गया। इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर हम बहुत सारे पॉइंट चारों तरफ लेते हैं
और चारों तरफ ये जो दूरी बराबर दूरी पर बिंदु ले रहे हैं, यदि ये चारों तरफ बिंदु एक निश्चित बिंदु यहां लिए थे और इसके बराबर चाहे यहां से यहां तक को दूरी हो, यहां से यहां तक का दूरी हो, चारों तरफ बराबर 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 दूरी पर हम बहुत सारे बिंदु लिए, तो ये बिंदु का एक पथ जो था, इन सारे बिंदुओं को यदि अब हम इस तरह से मिला दें तो इसके मिलाने से जो आकृति बन गई, यही आकृति वृत्त होता है। यानी वृत्त और ये जो आकृति, ये माने केवल चारों तरफ का घेरा को वृत्त हम नहीं कहेंगे, ये चारों तरफ का घेरा, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि चारों तरफ जो घेरा बना, इस घेरा को तो हम परिधि कहेंगे, ये परिधि कहलाता है। लेकिन तो वृत्त क्या हुआ, इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया, ये चारों तरफ जो हमारा बिंदु था, बिंदु पथ था, उसको मिलाने से रेखा, जो वक्र रेखा बना, और उस रेखा के फलस्वरूप जो हमारा क्षेत्र घिरा, इस पूरे क्षेत्र को हम वृत्त कहेंगे। अब यहां पर जो बीच का बिंदु है, इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, और इस केंद्र बिंदु से कहीं पर भी जो बिंदु लिए थे, छोटा छोटा बिंदु लेकर के जो चारों तरफ इसको बराबर बराबर दूरी पर ले रहे थे, तो ये बराबर दूरी पर जो ये लिया गया, तो केंद्र बिंदु से यहां परिधि तक के जो बीच के दूरी हो गया, इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और ये कहीं पर भी लेंगे, जैसे यहां से यहां तक लिए, ये भी त्रिज्या, यहां से यहां तक लिए, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, और ये सभी चूंकि बराबर बराबर दूरी पर लेकर के हम बिंदु को घेरा रास्ता बना रहे थे, वक्र के रूप में बना रहे थे, इसीलिए ये सभी त्रिज्या और सभी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। यानी वृत्त के में जितने भी त्रिज्या, बहुत सारे अनंत त्रिज्या खींचे जा सकते हैं, और सभी त्रिज्या का मान हमेशा बराबर होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर बिंदु लेकर के ही ये परिधि का निर्माण किया गया है। अब इसी में यदि हम बात करें, और ये तो परिधि और त्रिज्या की बात होगी, यदि इसी वृत्त में हम केंद्र बिंदु से होते हुए, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है और केंद्र बिंदु है, यदि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक हम इस तरह से रेखा खींच दें, केंद्र बिंदु से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक, तो कहने का मतलब यहां से यहां तक एक त्रिज्या हो गया। सपोज ये केंद्र बिंदु O और यहाँ A है और इधर ये B है, तो यहाँ R, ये भी त्रिज्या, और यहाँ भी R त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक जो दूरी हुआ वो भी त्रिज्या, और यहां से यहां तक दूरी हुआ वो भी त्रिज्या है। तो ये जो रेखा खींचा गया, इस रेखा को हम व्यास कहते हैं। ये रेखा वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो इस प्रकार व्यास को d से सूचित किया जाता है, और d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d का जो मान हो गया, ये यहां से यहां तक एक r, और प्लस यहां से यहां तक दूसरा r, और r प्लस r यानी 2r। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास का मान त्रिज्या की दुगनी यानी 2d बराबर 2r। और इस प्रकार कभी कभी हमारा r का मान d का मान दिया हुआ रहता है और व्यास निकालना रहता है, तो r का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d को 2 से भागा दे देंगे, यानी व्यास बटा 2। तो इस प्रकार व्यास निकालना हो तो उसका फॉर्मूला 2r, और यदि व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है तो उसका फॉर्मूला d बटा 2 हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग वृत्त का परिमाप, जो अभी हमने बोर्ड पर बताया कि ये चारों तरफ का जो घेरा हो गया, इसी को हम वृत्त का परिधि या परिमाप कहते हैं। और वृत्त के परिधि निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला दिया गया है 2 पाई r। वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया, वो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r है। 2 गुने पाई गुने r, जहां r मतलब त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 होता है। और वृत्त का त्रिज्या के बारे में भी हमने बोर्ड पर चर्चा कर लिया था कि केंद्र बिंदु से परिधि का कोई भी बिंदु ले लेते हैं, तो वहां से केंद्र बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमने अभी बता दिया, व्यास निकालने के लिए भी, और त्रिज्या व्यास, जहां व्यास का मान 2r होता है। यहां पर अभी देखिए फिर से
फॉर्मूला बताया गया। इसी चीज को अभी हमने बोर्ड पर समझाया था कि व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला, व्यास जहां डी से सूचित किया जाता है तो d इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगनी, यदि पूरा लाइन हम खींचे तो ये 2r, आधा r इधर, एक r और फिर दूसरा r इधर, तो r प्लस r यानी 2r हो जाता है, यानी 2 गुने त्रिज्या इसको कहते हैं। तो इस प्रकार व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया 2 गुने त्रिज्या। और यदि त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास हमारा 2r। अब कभी कभी क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ रहता है और निकालना क्या रहता है, त्रिज्या, तब उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, क्योंकि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा है। ये पूरा व्यास हो गया त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या व्यास का आधा हो जाता है। तो इस प्रकार त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है व्यास बटा 2, जहां व्यास को d से सूचित करते हैं तो d बटा 2 हो जाएगा। आगे हम लोग ये दोनों जो फॉर्मूला है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आता है निकालने के लिए, कभी कभी त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, व्यास निकालने के लिए कहेगा, और कभी व्यास दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या निकालना होगा, या क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहता है जिसमें कि हम उसको व्यास दिया हुआ है और तब उसको सॉल्यूशन निकालना है, तो जब तक त्रिज्या नहीं निकालेंगे तब तक उस क्वेश्चन का हल नहीं होगा, तो वहां पर हम उसका उपयोग करेंगे। आगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभी जैसा कि हमने समझाया, बात किया, वृत्त के बारे में जानकारी दिया कि वृत्त है क्या, ये जो गोला वृत्त बना हुआ सर्किल, ये इसके अंदर का पूरा क्षेत्र, ये पूरा वृत्त कहलाता है। केवल घेरा चारों तरफ का, ये केवल घेरा वृत्त नहीं कहलाता है। वृत्त क्या हो गया, इस घेरे के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जा रहा है, छेका जा रहा है, उस पूरे क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल के रूप में जैसा बताया कि किसी भी ज्यामितीय आकृति का अपना एक विशेष क्षेत्र होता है, जिसमें से एक वृत्त है, यह 2 आयामी विमाएं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, जो वृत्त के त्रिज्या के एक पूर्ण चक्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र होता है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी वृत्त का त्रिज्या यहां से लेकर के सपोज एक बिंदु लें और यहां से यहां तक, यहां से चलना शुरू करे, प्रारंभ करे और पूरा इसका एक चक्कर लगा ले, तो क्या कहलाएगा कि वृत्त के त्रिज्या द्वारा एक चक्कर पूरा किया गया, और वो जो कवर किया गया क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र ही वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त अपने अंदर जितना स्थान घेरता है उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी ये पूरा जो वृत्त है, यहां से लेकर ये पूरा पार्ट घेर रहा है, जगह छेक रहा है, तो ये पूरे जो जगह छेका जा रहा है, जो स्थान घेरा जा रहा है, ये पूरा पार्ट को ही हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताया गया है। यह फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए है पाई r स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7 लिया जाता है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। और कभी कभी वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ रहता है और उससे हमें त्रिज्या निकालनी रहती है, तो उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं, और फिर उसके आगे का जो सॉल्यूशन करना होता है उसके अनुसार हम हल करेंगे। जब हम कुछ और क्वेश्चन देकर के, एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे देख रहे हैं, अर्धवृत्त के बारे में बात कर रहे हैं। अर्धवृत्त नाम से ही पता चल रहा है, आधा वृत्त, यानी वृत्त का आधा। ये आधा वृत्त बनता कैसे है, जब कोई वृत्त में हम एक व्यास खींच देते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, तो जब व्यास खींच देते हैं तो क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 2 बराबर भागों में बांट गया मतलब आधा हो गया, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है अर्धवृत्त। यहां पर भी अर्धवृत्त का एक चित्र है। अब ये जो अर्धवृत्त है, आधा वृत्त, वृत्त के व्यास खींचने से 2 भागों में बट गया। अब यहां पर अर्धवृत्त का परिभाषा रूप में भी बताया गया कि जब किसी वृत्त को इसके व्यास से 2 भागों में अलग किया जाता है तो उसके एक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। यानी ये 2 अर्धवृत्त हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया और एक अर्धवृत्त ये हो गया, 2 अर्धवृत्त। तो इसको हम आधा भाग हो गया वृत्त का ये, और ये आधा भाग हो गया, तो ये व्यास के द्वारा इसको विभाजित करने से 2 अर्धवृत्त हमें प्राप्त होता है।
अब यहाँ अर्धवृत्त का यदि परिमाप निकालना है तो अर्धवृत्त का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया पाई, यहां पर आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी बताया गया फॉर्मूला। कैसे? तो जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि परिधि टोटल जो होता है, परिधि वो टोटल परिमाप वृत्त का वो 2 पाई आर होता है। अब उसका जब आधा का हम निकाल रहे हैं तो उसको 2 से भागा दे देंगे, और साथ ही साथ उसमें ये व्यास यहाँ इतना बढ़ गया तो 2 से भागा देने के बाद ये व्यास उसमें ऐड कर देते हैं, तो इसीलिए पाई आर प्लस डी हो जाता है। उसको थोड़ा सा बोर्ड पर और अच्छा से हम समझेंगे कि कैसे ये पाई आर प्लस डी कैसे होगा। तो ये सपोज एक वृत्त है, अब इस वृत्त को हम 2 भागों में खंडित कर दिए, बांट दिए, बीच से एक व्यास खींच दिए, तो 2 भाग में बट गया। अब 2 भाग में बटने के बाद हम एक भाग को लेकर के केवल चल रहे हैं। मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त है, यहाँ पर आधा वृत्त है, ए बी ओ केंद्र बिंदु इसका है। अब पहले इसका परिधि हम निकाले थे, पूरा वृत्त का परिधि, तो पूरा वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हमने बताया 2 पाई आर होता है, पूरा वृत्त का परिधि। और हमको क्या निकालना है? अर्धवृत्त का, आधा वृत्त का। तो आधा वृत्त जब 2 भाग में बट गया तो अर्धवृत्त का निकालेंगे, अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया ये पूरा का। तो पूरा का में से ये आधा कट गया, ये आधा कट गया का मतलब यदि हम इसको अब यहां से ऐसे करके मिटा दें या इसी को पूरा बना करके भी ये करें, ये पूरा था, अब इसको हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त कर रहे हैं तो यहां पर वाला आधा भाग मिटा दे रहे हैं, तो आधा भाग मिटा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये आधा बचा, तो इसको हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से भाग दे दिए। अब इसमें एक यहाँ पर व्यास एक्स्ट्रा जुट गया है, तो साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे? डी जोड़ देंगे। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया? पाई आर प्लस डी। तो इस प्रकार अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया पाई आर प्लस डी, वही यहां पर समझाया गया था। यहाँ एक चीज ये भी बताना है कि ये जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त का 2 भाग, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग, जैसा कि उसमें था, तो ये वृत्त का ये जो पूरा पार्ट हो गया हमारा, ये वृत्त का आंतरिक भाग हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त का आंतरिक भाग। और ये वाला जो बाहर का भाग से रह गया, ये सारे भाग को हम क्या कहेंगे? बाहरी भाग कहेंगे। तो इस प्रकार वृत्त का 2 भाग, आंतरिक भाग और बाहर का भाग होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वृत्त के चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम ले रहे हैं क्या? चतुर्थांश कर रहे हैं। तो चतुर्थांश का यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा चतुर्थ प्लस अंश, यानी चौथा भाग। तो यदि एक वृत्त को हम चतुर्थांश को थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पर समझते हैं, चतुर्थांश के बारे में अच्छा तरह से। ये सपोज हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त है, केंद्र बिंदु है। अब इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे? व्यास खींच देंगे ऐसे केंद्र से होते हुए, और दूसरा एक और व्यास खींचेंगे ऐसे केंद्र से होते हुए। तो इस प्रकार यदि इसका नाम दे ए बी, इसका नाम दे सी और डी, और ये यहाँ ओ बिंदु है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा जो वृत्त था वो 4 भागों में बट गया। सपोज ये भाग नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, 4 भाग हो गया। तो ये चारों जो भाग हो रहा है वो बराबर बराबर भाग में विभाजित हो रहा है। यहाँ पर का प्रत्येक जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सभी 4 बराबर बराबर भाग में बट रहा है, और ये 4 बराबर बराबर भाग में बट गया। तो इसी चारों बराबर वाले भागों को हम एक भाग यदि खंडित करके अलगे कर दें, इस तरह से अलग कर दें, तो एक भाग ये हमारा ये चतुर्थांश कहलाएगा। ये चौथा चतुर्थांश हो गया, एक भाग। अब ये इसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर 4 चतुर्थांश, एक वृत्त को इस तरह से हम विभाजित करेंगे तो कितने चतुर्थांश बनेंगे?
4 चतुर्थांश बनेंगे, यही हमारा चतुर्थांश हो गया। और यदि इस चतुर्थांश की बात करें कि इसका हम क्षेत्रफल वगैरह निकालना रहेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूंकि जैसा कि हमने बताया कि ये 4 भागों में विभाजित हो जा रहा है, तो हमारा जो क्षेत्रफल पूरा था वो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमने बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यदि इसका 1/4 का हमें निकालना हो क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 4 भागों में बांट देंगे, क्योंकि यह 4 भाग में बटा हुआ है। 4 भाग में से ये 1 भाग हो गया, तो इसको हम 4 भाग में बांटेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसी को लिखा जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है। आइए हम लोग बोर्ड पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब जानेंगे त्रिज्या खंड के बारे में। त्रिज्या खंड क्या होता है, तो यहां पर देखिए इसका एक डिफिनीशन जो किताबों वगैरह में दिया हुआ है उसके आधार पर बताया गया। त्रिज्या खंड वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। जो छोटा भाग होता है वह छोटा त्रिज्या खंड कहलाता है और बड़ा भाग बड़ा त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसा कि यहाँ ऊपर जो आकृति दी गई है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक वृत्त है जिसमें 2 त्रिज्याओं से एक चाप से घिरा हुआ है, एक भाग है और यह त्रिज्या खंड कहलाता है। यानी ये हमारा एक सर्किल वृत्त है और ये जो सर्किल वृत्त है इसमें 2 त्रिज्या खींचे गए हैं, एक त्रिज्या ए और दूसरा त्रिज्या ए। ऐसा खींचने से क्या हुआ, ये पूरा वृत्त 2 भागों में बट गया, ये त्रिज्या खींचने से। तो एक त्रिज्या छोटा भाग नीचे हो गया और एक ये वाला बड़ा जो है दूसरा भाग बड़ा है। तो ये जो बड़ा भाग हो गया इसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे और जो छोटा दिख रहा है उसे लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। अर्थात ये त्रिज्या खंड बनता कैसे है, त्रिज्या के खींचने से, त्रिज्या के द्वारा खंडित होने से। तो और केवल एक त्रिज्या खींचेंगे तो उससे त्रिज्या खंड का निर्माण नहीं होगा। त्रिज्या खंड जब भी बनेगा तो 2 त्रिज्याओं के खींचने से बनेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, एक त्रिज्या ये और दूसरा ये खींचा गया, तो इससे पूरा वृत्त 2 भागों में विभाजित हो गया। जो छोटा भाग दिखाई दे रहा है ये लघु त्रिज्या खंड हो गया और जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है वो दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। यहाँ पे त्रिज्या खंड का डेफिनेशन रूप में भी बताया कि एक वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों को इसके केंद्र से मिलाने पर जो क्षेत्र बनता है उसी क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया, ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी ये छोटा वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। थोड़ा सा त्रिज्या खंड और कैसे, अब यहाँ तो चित्र है, हम लोग बोर्ड पर भी बना करके देखते हैं कि कैसे हम त्रिज्या खंड का निर्माण कर सकते हैं, कैसे करते हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने बताया कि यदि कोई वृत्त बना हुआ है, सपोज ये वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में ये केंद्र बिंदु है, तो इस केंद्र बिंदु से हम इस तरह से करके एक ये ओ बिंदु कोई केंद्र है, यहां पर एक त्रिज्या ले लिए और यहां हम दूसरा त्रिज्या ले लिए, ये बी, सपोज ओ बी और ओ ए। तो इसके ऐसा करने से ये जो पूरा वृत्त हमारा था वो 2 भाग में विभाजित हो गया। एक हो गया ये वाला बड़ा भाग, ऐसे यहां से यहां तक ये बड़ा भाग हो गया और दूसरा जो है ये छोटा भाग हो गया। तो जो छोटा भाग हो गया इसको हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। और हमारा बड़ा जो वाला भाग है ये, इसको हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। तो इस प्रकार हम किसी तरह से मान लीजिए कि एक छोटा वृत्त यहां पर बना दे रहे हैं, ये केंद्र बिंदु है, एक यहां और ये यहां करके बना दे, ये ओ ए और ये बी हो गया सपोज। तो ये भी एक त्रिज्या खंड, ये छोटा भाग लग रहा है तो ये लघु हो जाएगा और ये बड़ा दिख रहा है तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो हम किसी तरह से बना सकते हैं। और एक चीज और है कि ऐसा करने से यहाँ पर एक एंगल कोण का निर्माण होता है, यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण हो रहा है और ये जो कोण है, एंगल है, वो इस त्रिज्या खंड का कोण कहलाता है।
यहाँ पर इस त्रिज्या खंड का कोण ये हो जाएगा। यदि बड़ा वाला त्रिज्या खंड लेंगे इधर से तो इसका एंगल ये वाला इस तरफ से लेकर के चलेंगे, लेकिन हम छोटा वाला त्रिज्या खंड को लेकर के छोटा वाला त्रिज्या खंड के एंगल को ही लेकर के और इसका क्षेत्रफल वगैरह कुछ निकालना रहता है तो निकालते हैं, और पहले और फिर उसके बाद बड़ा वाला का निकाल लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जैसा कि हमने बताया पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। इसका एच इसका निकालना रहेगा तो, और हम बड़े इस तरह से भी आकृति लेकर के बना सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पर केंद्र बिंदु और यहाँ ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ये ए और ये बी हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो जा रहा है, ये वाला जो भाग है ऊपर की ओर, अभी तक हम नीचे बना रहे थे लघु त्रिज्याखंड, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, लघु त्रिज्याखंड ऊपर की ओर बन गया और नीचे जो बन गया वो दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि वो हमेशा नीचे ही लघु त्रिज्याखंड बने। जिस तरफ हम इसका त्रिज्या खींच करके बनाएंगे और जिस तरफ भी आकृति बनेगा उधर लघु त्रिज्याखंड बनेगा। छोटा जो भाग होगा लघु त्रिज्याखंड और बड़ा जो भाग होगा वो दीर्घ त्रिज्याखंड। और लघु, अब आइए बोर्ड पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लघु त्रिज्याखंड के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। और इसी के साथ दीर्घ त्रिज्याखंड यदि निकालना रहेगा तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा। यदि हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, और ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, जो कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस करने पर हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होगा, कैसे देख लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर फिर से, कि दीर्घ का निकालना रहेगा तब क्या करेंगे। तो लघु का निकालने के लिए जैसा हमने बताया कि लघु त्रिज्याखंड, ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। और यदि दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना रहेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड, तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए पूरा जो वृत्त होता है, पूरा, जैसे ये मान लीजिए इसका हो गया छोटा वाला का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसका यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको केवल इतना माइनस कर देंगे। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एलसीएम हो गया 360 डिग्री और यहां पर हो गया 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस यहां पाई आर स्क्वायर थीटा। यदि हम इसमें कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर दोनों जगह है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हो गया 360 माइनस थीटा और बटा नीचे आ गया 360 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही यहाँ पे फॉर्मूला देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड, जैसे ये कैसे फॉर्मूला आया इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने अभी बोर्ड पर समझाया था। तो इस तरह से हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ वृत्तखंड के बारे में। अभी तक हम लोग त्रिज्याखंड के बारे में जान रहे थे और त्रिज्याखंड के बारे में हमने समझाया कि त्रिज्या खींचने के फलस्वरूप, दो त्रिज्या खींचने के फलस्वरूप वृत्त जो खंडित हो गया वो त्रिज्याखंड कहलाता है। अब वृत्तखंड क्या है, नाम कुछ कुछ एक जैसा है लेकिन वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में अंतर है। त्रिज्याखंड क्या है, तो यहाँ देखिए एक छोटा सा परिभाषा बताया गया कि वृत्तखंड एक वृत्त का वह हिस्सा होता है जो एक जीवा एवं चाप के बीच में घिरा हुआ होता है। अगर हम एक त्रिज्याखंड को लेकर उसके उन बिंदुओं को मिला दें जो परिधि को छूते हैं तो हमें एक वृत्तखंड मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वृत्तखंड जो होता है वो पूरा जो ये हमारा वृत्त है, वृत्त का जो परिधि है
परिधि के कोई भी दो बिंदु ले लेंगे, परिधि पर कहीं पर भी दो बिंदु लेंगे और उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो उसके मिलाने के फलस्वरूप ये वृत्त दो भागों में विभक्त हो जाएगा और ये दोनों भाग अलग अलग वृत्त खंड कहलाएगा। जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ वृत्त खंड और जो छोटा होगा वो लघु वृत्त खंड होगा। थोड़ा सा बोर्ड पर इसको और अच्छा से देखते हैं हम लोग, बोर्ड पर आकर के इसको और समझते हैं कि सपोज हमारा एक इस तरह से हम वृत्त बनाते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में एक केंद्र बिंदु, हमेशा वृत्त में केंद्र बिंदु रहेगा है, मान लिया जाए कि यहां पर केंद्र बिंदु है। अब इसमें हम एक जीवा खींचते हैं, कहीं भी जीवा खींच सकते हैं, यहां जीवा खींच दिए। अब ये मान लेते हैं ए और ये मान लिए बी। अब ये जैसे ही जीवा खींचे तो वृत्त दो भागों में विभक्त हो जा रहा है, एक ये भाग छोटा भाग हो गया और दूसरा ये बड़ा भाग हो गया। यही हमारा वृत्त का खंड हो गया, ये वृत्त खंडित हो गया, इसीलिए इसको वृत्त खंड कहते हैं। और ये जो छोटा भाग प्राप्त हुआ इसको हम क्या कहेंगे, लघु, ये लघु वृत्त खंड। और बड़ा जो प्राप्त हुआ इसको कहा जाता है दीर्घ वृत्त खंड। ये दो वृत्त खंड प्राप्त हो जाते हैं। तो कभी भी, और ये जीवा हम कहीं भी खींच सकते हैं। मान लीजिए कि दूसरा हम एक सर्किल बनाते हैं फिर से, अब ये हम ऐसे करके खींच दिए, तो ऐसे खींचने के बाद भी ये मान लिया ए और बी है, तो यहाँ जिस भाग में केंद्र बिंदु है ये दीर्घ कहलाएगा, ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। और इधर वाला जो छोटा भाग प्राप्त हुआ इसको हम लघु वृत्त खंड कहेंगे। तो इस प्रकार वृत्त के अंदर कोई चाप खींचने के फलस्वरूप जो वृत्त दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो ये दोनों अलग अलग भाग हमारा वृत्त खंड कहलाता है। जो छोटा होता है वो लघु और जो बड़ा होता है वो दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। अब ये दोनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताए गए हैं। छोटा जो है लघु वृत्त खंड, उसका फॉर्मूला, और बड़ा का। तो छोटा का यदि हमें पता हो जाता है तो बड़ा निकालने के लिए, बड़ा यानी दीर्घ का निकालने के लिए फॉर्मूला सीधे हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु का क्षेत्रफल को इतना को माइनस कर देंगे। यानी पूरा ये वृत्त है, वृत्त में से एक सपोज ऐसे करके लघु बन गया, तो यदि हम इतना दूर को माइनस कर दे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो हमें ये दीर्घ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए फिर हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल के रूप में। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला बताया गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यदि हमको दीर्घ वृत्त का यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यदि हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु का जो निकल करके आया यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जैसा कि देखे इन सारे चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, सभी का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह और सबका फॉर्मूला भी देखे। अब इन सारे फॉर्मूला का उपयोग करके यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। जैसे हमारा सबसे ये जनरली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या बिहार बोर्ड के बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन, उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है मल्टीपल चॉइस वाला। तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना होता है। लेकिन मैथ जैसा कि हम जानते हैं ये रटने की चीज नहीं है, फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है और उस फॉर्मूला का उपयोग करके जब तक हम मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा ये आंसर प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे और फॉर्मूला याद है तो उसका उपयोग करके हम दिए गए प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए
तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहां थोड़ा देर के लिए हम मान लेंगे किसी वृत्त के बारे में कि मान लेते हैं कि पहले से एक हमारा वृत्त है और इसका त्रिज्या r दिया हुआ है, ये त्रिज्या r है। तो यदि त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जैसा कि हमने बताया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि इसी त्रिज्या को केवल k गुनी कर दी जाए, इसके वृत्त के त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए। तो पुराना जो वृत्त था हमारा, पुराना वृत्त का त्रिज्या, तो पुराना वृत्त का त्रिज्या क्या था, r, और नया वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया, अब नया वृत्त का त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे, अब नया वृत्त का त्रिज्या तो कह रहा है k गुनी कर दी जाए, यानी kr हो जाएगा। और तब इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो ही रहेगा पाई r स्क्वायर। सपोज इसका r कैपिटल के रूप में मान ले, तो यहाँ पर पाई तो पाई ही रह गया, लेकिन r का वैल्यू क्या हो गया, kr, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, kr का स्क्वायर इसके अनुसार, तो यहाँ वैल्यू आ गया पाई k स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पुराना और नया, पुराना का अनुपात और नया वृत्त का अनुपात दोनों का, तो पुराना का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, और बटा हम क्या करेंगे, या अनुपात करेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये निकालने के लिए कर रहा है। तो पुराना का, पुराने पहले वाला का आया था कितना, पाई r स्क्वायर आया था, और नए वाला का कितना आ गया, पाई k स्क्वायर r स्क्वायर। यदि इसको हम ऐसे भी लिख दें, पाई r स्क्वायर बटा पाई k स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बटा k स्क्वायर, जहां पर हम लिख देंगे 1 अनुपात k स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। और ये जो है यदि प्रश्न का ऑप्शन देखें तो ये पहला ऑप्शन है हमारा, ये पहला ऑप्शन है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने पर हमारा सही आंसर प्राप्त होता है 1 अनुपात k स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पर यदि गौर करें तो दो वृत्तों की परिधियां 2 अनुपात 3 के अनुपात में दिया हुआ है, तो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर। यहाँ 2 वृत्त का परिधि दिया हुआ है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है दोनों वृत्तों का, और उसे तो यदि फॉर्मूला याद रहता है तो इन सारे फॉर्मूलों का उपयोग करके हम आसानी से इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरे प्रश्न के अनुसार वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि बटा दूसरी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, ये हो गया, ये दोनों का अनुपात निकालना है। जहां पहला वृत्त का परिधि का अनुपात दिया हुआ है, ये दोनों का दिया हुआ है 2/3, 2 अनुपात 3 यानी 2/3 हो गया। अब यदि हम इसका बात करें पहला वृत्त का परिधि, तो परिधि के लिए फॉर्मूला 2 पाई r, मान लीजिए कैपिटल R और दूसरा 2 पाई r स्मॉल r, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और इधर 2/3 है, यानी r/r बराबर 2/3। तो इस प्रकार r अनुपात r का मान क्या आ गया, 2/3 ही आ गया। तो इस प्रकार इसको हल करने पर हमने क्या देखा कि इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2/3, ये सही आंसर हो गया। तो हम फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस तरह से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों को आप हल करेंगे, अगले दिन हम लोग फिर आगे इससे आगे जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सभी को। सभी लोग वीडियो को देखेंगे, अच्छा से सीखेंगे और लाइक करेंगे और शेयर भी करने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।